everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video, we'll be discussing the chapter Decolonization in Asia and Africa, which is chapter 8 of your ISC history book. So I saw your comments and बहुत सारे लोगों ने comment section में मुझे ये कहा था कि ये जो chapter है ये आपको समझने में काफ़ी difficulty हो रही है. तो I thought why not make a video on this chapter first, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. So let's begin. The first topic which we'll be covering today is the decolonization in Asia, that is China. चाइना के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से वहाँ पे वेस्टर्न पावर्स की एंट्री हुई, क्या क्या हुआ, सब कुछ. तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंट्री ऑफ द वेस्टर्न पावर्स. तो बेसिकली क्या था ना, जो अर्ली पार्ट मतलब जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तब चाइना ने खुद को पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अलूफ रखा था. मतलब चाइना ने खुद को दूर रखा था किसी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन से, किसी भी कंट्री में क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. चाइना को घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सब जानने में. चाइना ने कहा था भैया हम तो बहुत पीसफुली रहेंगे, हम किसी भी इन सब बेकार के चोचलों में नहीं पड़ेंगे, हम अपना जिस तरह से इतने सालों से जीते आ रहे हैं हम उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है व्यतीत करेंगे. मतलब अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से हम जी रहे थे इतने सालों से उसी ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल मतलब क्या, ओल्ड वे में, मतलब जैसे हम जीते आ रहे थे हम उसी तरह से जिएंगे अच्छे से पीसफुली, कोई पूरी शांति से, कोई हल्ला कुछ नहीं, बस एकदम कोई वॉर कुछ नहीं, बस अच्छे से जिएंगे. दिस वाज व्हाट चाइना थॉट एंड यही था चाइना का मोटिव कि हम अच्छे से रहेंगे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बाकी कंट्रीज़ में क्या चल रहा है. और उस टाइम पे चाइना पे रूल कौन कर रही थी, मंचूज़ रूल कर रही थी. 1640 से ही वो रूल करते आ रही थी. बट हमने क्या देखा, अब देखो नज़र लग गई चाइना को जैसे ही 19th सेंचुरी का मतलब मिडिल पार्ट आया. मतलब जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो चाइना कंडीशन काफ़ी पीसफुल था, वो ट्रेडिशनल वे में चल रही थी, जी रही थी अपनी ज़िंदगी. बट जैसे ही 19th सेंचुरी की मिड हुई, मतलब मिड 19th सेंचुरी हुआ, तब यूरोपियंस ने चाइना का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया कि भैया दरवाज़ा खोलो, हम आ रहे हैं तुमको टेक ओवर करने. चाइना भैया दरवाज़ा खोलो, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने, तुम्हारे एरियाज़ को कैप्चर करने, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी बेनिफिट्स दिख रही है, हम अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए, कमर्शियल प्रिविलेजेस के लिए तुम्हारी कंट्री में आना चाहते हैं. कमर्शियल मतलब क्या, ट्रेडिंग फैसिलिटीज़, रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज, ये सारा कुछ चाइना से यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलता है, इसलिए वो चाह रहे थे कि वो आए और उस जगह को कैप्चर करे. अब कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ ने कौन कौन से पार्ट को कैप्चर किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये आईएससी का और प्रोबेबिलिटी होती है इसका एग्ज़ाम में आने का. सो आई वुड से कि आप इस चीज़ को लर्न कर लेना कि पोर्चुगीज़ ने पहले मकाओ को कैप्चर किया, डच ने फॉर्मोसा को और ब्रिटिश ने कैंटोन को. ये सारे चाइनीज़ टेरिटरीज ही थे. तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू लर्न दिस 3, ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है. अब जो है ना, ओपियम वॉर्स चल रहे थे 3 साल तक, 1839 से 42 तक जो है ओपियम वॉर्स चल रहे थे. तो ब्रिटिश ने क्या करा, ब्रिटिश ने इसका एडवांटेज उठाया और कहा भैया देखो चाइना सुनो, तुम हमें जो है हांगकांग दे दो, ठीक है, और जितने भी तुम्हारे पोर्ट्स हैं, है ना, उसमें से कुछ कुछ पोर्ट्स में हमें ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ दे दो ताकि हम ट्रेड कर पाए. मतलब ये क्या है भाई, तुम उनके ट्रेडिंग पोर्ट्स को मांग रहे हो, मतलब कुछ भी. बट ब्रिटिश ने बहुत अच्छे से बोला कि देखो हमें हांगकांग भी दे दो और हमें कुछ पोर्ट्स में ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ का एक्सेस भी दे दो, ठीक है. उसके बाद जब ब्रिटेन ने ऐसा कहा कि, तो बाकी जितने भी वेस्टर्न पावर्स थे उन्होंने भी कहा कि भैया ब्रिटेन ने बोल दिया अब हम भी चलेंगे और हम चाइनीज़ टेरिटरीज़ को जो है कैप्चर करेंगे. और इस तरह से क्या हुआ, चाइनीज़ टेरिटरी जो है ना वो डिवाइड होगी वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स के बीच में. यहाँ पे लिखा भी है, लास्ट लाइन देखिए आप लोग, ग्रेजुअली चाइनीज़ टेरिटरीज वे पार्सल्ड आउट अमोंग द यूरोपियन पावर्स, ठीक है. मूविंग ऑन. अब जो अगला टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं वो है टेपिंग एंड बॉक्सर रेबेलियन एंड आफ्टरमैथ, ठीक है. तो ड्यूरिंग द 1850 to 64, a movement known as Taiping Rebellion started and spread all over southern China. It was partly a religious and partly a political reform movement. Ultimately, the movement was suppressed by the regional armies. This was the beginning of the process of asserting independence of the regional rulers from the central government. ठीक है. तो 1850 से 64 में बेसिकली एक रेबेलियन स्टार्ट हुआ कंट्री में. मतलब क्या, जो भी गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट
कुछ ग्रुप्स जैसे होता है ना, रैली निकलती है, उस तरह से एक रैली निकली, एक रेबेलियन हुआ जिसका नाम था टेपिंग रेबेलियन। और पूरे साउदर्न चाइना में ये पूरा रेबेलियन चल रहा था, मतलब पूरे साउदर्न चाइना में ये फैला हुआ था। तो ये क्या रेबेलियन था, ये पार्टली पॉलिटिकल था और पार्टली रिलीजियस था, कि मतलब पॉलिटिकली भी ये चाह रहे थे कि कुछ चेंजेस हो और रिलीजियसली भी कुछ चाह रहे थे कि कुछ चेंजेस हो। इसीलिए ये रेबेलियन साउदर्न चाइना के लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, साउदर्न चाइना में स्टार्ट हुआ था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वहाँ के जितने भी रीजनल आर्मीज थे उन्होंने इस रेबिलियन को कर दिया कि भैया ये रुको 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 रुको। आर्मी जो भी थे रीजनल, मतलब उस रीजन के जितने भी आर्मी थे उन्होंने इस रेबिलियन को स्टॉप कर दिया, बोला कि भाई ये सब मत करो, रहने दो, रुको रुको रुको, बंद करवा दिया। तो यहीं से क्या स्टार्ट होता है, एक इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है, किसका, रीजनल रूलर्स का। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो खुद को अलग करना शुरू करते हैं। ये टेपिंग रिबिलियन जब स्टार्ट हुई तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट थी, जहाँ पे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म भी चाहते थे और रिलीजियस रिफॉर्म भी चाहते थे, मतलब पार्टली, मतलब थोड़ा सा रिलीजियस थोड़ा सा पॉलिटिकल। तो जब ये रेबिलियन स्टार्ट हुई, ऑल्दो इसे बंद करवा दिया गया था बाई रीजनल आर्मीज, बट फिर भी इस ये एक तरह से एक हिम्मत प्रोवाइड किया किसे, बाकी जितने भी रीजनल रूलर्स थे उन्हें, कि वो भी अपना इंडिपेंडेंस ला सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो सकते हैं और अपना खुद का रूल कर सकते हैं। फिर 1894 to 95, China was defeated by Japan and was forced to surrender huge territories. The protest against foreign encroachment and exploitation was seen in Boxer Rising 1898 to 1900. The Boxer Rising became a violent anti-foreign movement, but the Chinese were defeated by an international army. The foreigners then डिक्टेटेड द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्या है, पहला तो 1894 से 95 में चाइना को किसने डिफीट कर दिया, जापान ने कर दिया। जापान ने चाइना पे अटैक किया, उसे डिफीट कर दिया, और चाइना को, जापान को अपने बहुत सारे टेरिटरीज देने पड़े। ऑब्वियसली कोई भी किसी भी कंट्री किसी भी कंट्री पे अगर अटैक कर रही है तो उसकी टेरिटरीज, उसके एरियाज को कैप्चर करने के लिए ही करती है, ताकि वो उसकी वेल्थ को ले सके, उसके जितने भी रॉ मटेरियल्स हो, रिसोर्सेज हो, उन सबको ले सके, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी, बॉक्सर राइजिंग। सो एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, जितने भी आप ये सब देख रहे हो ना, टेपिंग रेबिलियन हो गया या फिर बॉक्सर राइजिंग हो गया, आप इसे ना थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया लेके जाइएगा, इसके ईयर का, और इसमें बेसिकली क्या हुआ था। आई वुड सजेस्ट कि आप ये सब थोड़ा पढ़ के जाओ, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके बिल्कुल ना जाएं आप लोग, ठीक है। अब बस समझ के भी जाओगे तो काफ़ी बेटर होगा आप लोगों के लिए, बस ईयर जान लो और समझ लो कि इसमें हुआ क्या था, ठीक है। तो बॉक्सर राइजिंग क्या था, जो 1898 से 1900 में हुआ था, ये एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट था, जो चाइना में फॉरेन कंट्रीज़ आ रही थी और इसे एक्सप्लॉइट कर रही थी ना, उसके अगेंस्ट, कि भाई देखो हम यहाँ रह रहे हैं, आप कोई भी फॉरेन कंट्री यहाँ आके हमें एक्सप्लॉइट करके नहीं जा सकता, आप आ रहे हो हमसे हमारी ही चीज़ें छीन के चले जा रहे हो, ये तो गलत बात है। तो इसी के अगेंस्ट जो है बॉक्सराइजिंग हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। ऑब्वियसली पहले जब स्टार्ट हुई तो इतनी वायलेंट नहीं थी ये मूवमेंट, बट देन इवेंचुअली बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई, लोग मार धार होने लगा, मार काट, बिल्कुल, ठीक है। बट फिर भी चाइनीज़ इवेंचुअली डिफीट हो गए थे इंटरनेशनल आर्मी से, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग एक मेजॉरिटी में थे, और वो इनके ऊपर, मतलब सारे आप सोचो ना, चाइनीज़ पे सारे यूरोपियन पावर्स आ गए थे, हल्ला बोल। अब चाइनीज़ अकेले थोड़ी लड़ सकता उनसे, है ना। तो इवेंचुअली वो डिफीट हो गए थे। उसके बाद फॉरेनर्स ने डिफीट कर दिया चाइनीज़ को, और एक सेटलमेंट निकाली जिसमें उन्होंने कुछ कुछ कहा, क्या कहा वो हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। The Manchu Empress Zhu had to pay huge compensation for the damage of the property of foreigners. The Boxer movement thus offered a genuine attempt to save the integrity of China. Please underline this. तो ये आप अपने आंसर में देखिए, इसी तरह से आप अपने आंसर राइटिंग को ना एलिवेट कर सकते हो। जब भी आप आंसर लिख रहे हो, आपको बॉक्सर मूवमेंट क्या था वो समझ तो आ गया ना, कि बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल पावर्स आ रहे थे चाइना को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो चाइनीज़ वेर लाइक कि आप हमारे यहाँ पे आके हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, तो वो चाहते, उन्होंने फिर उनके अगेंस्ट वायलेंट एक्शन शुरू किया, ताकि उनको वो भगाया और उनके, मतलब उनको बोले कि भाई तुम निकलो यहाँ से और हमारी वेल्थ और हमारी रिसोर्सेज को छोड़ो, ये था, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ एक अटेम्प्ट था, एक जेन्युइन अटेम्प्ट था, ताकि वो चाइना की इंटीग्रिटी को बचा सके, है ना। तो अब जब इवेंचुअली चाइनीज़ हार गए, फॉरेनर्स जीत गए, तो उन्होंने एक सेटलमेंट बोला, जैसे आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखा था, जर्मनी को देना पड़ा था वर्साइल सेटलमेंट के थ्रू काफ़ी कुछ। तो ये भी उसी तरह का एक छोटा सा सेटलमेंट था, जहाँ पे फॉरेनर्स ने चाइनीज़ को ये कहा
कि भैया देखो, तुम्हें तो हमें देना, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तुम्हारे लोगों ने की है उसका पैसा तुम्हें हमें देना होगा, ठीक है। तो जो उस टाइम पे मंचू एम्प्रेस थी, जू, TZU, उन्हें बहुत ह्यूज कॉम्पनसेशन देना पड़ा जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी उसका। मंचू एम्प्रेस क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मंचूस का राज था चाइना में, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बोली। In the early years of the 20th century, thousands of Chinese students went abroad for educational purposes. They came from abroad with radical ideas and wanted to westernize China by overthrowing the old decadent Manchu dynasty. The lead was given by Sun Yat-sen, a doctor of medicine. He skillfully turned the anti-Manchu agitation into a republican movement. ठीक है। फिर ना क्या हुआ था ना, 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी ना, तब काफ़ी चाइनीज़ स्टूडेंट्स ना अब्रॉड गए हुए थे, मतलब दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में गए हुए थे अपने एडुकेशन पर्पस के लिए। जैसे इंडिया से भी अभी भी आप देखो तो इंडिया से या बाकी कंट्रीज़ से भी काफ़ी लोग अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। वैसे ही अर्ली 20th सेंचुरी में क्या था, चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी बाहर गए थे एडुकेशन पर्पसेस के लिए, और वहाँ से ना वो काफ़ी वेस्टर्न थॉट्स उनके दिमाग में आ गया था, काफ़ी वेस्टर्नाइज करना चाहते थे वो, काफ़ी रैडिकल आइडियाज़ उनके दिमाग में आ गया था और वो चाहते थे कि वो चाइना को वेस्टर्नाइज करे और ये जो ट्रेडिशनल वे में चाइना रहती आ रही है ना उसको हटाए। मतलब मंचू डायनेस्टी को हटाना चाहते थे वो, क्योंकि वो काफ़ी ट्रेडिशनल होगी, मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग कर रही थी, काफ़ी ओल्ड हो गई थी। तो वो क्या चाहते थे कि वो जो है वेस्टर्नाइज करे किसे, चाइना को। और इसे स्टार्ट किसने किया, इसका लीडर क्या था, किसी भी मूवमेंट का एक लीडर ज़रूर होता है, ठीक है। तो इसका लीडर था सन यत सेन, जो कि डॉक्टर था, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मतलब उसने पढ़ाई किस चीज़ की थी, मेडिसिन की, ठीक है। मूविंग ऑन, ओके। सो द रेवोल्यूशन ऑफ 1911, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो गवर्नमेंट है, अब जब सन यत सेन के अंडर सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है चाइना को वेस्टर्नाइज करेंगे, जो रैडिकल, जो इतना ट्रेडिशनल वे चल रहा है हमें वो नहीं चाहिए, वो अपने रैडिकल थॉट्स को लेके आते हैं। तो गवर्नमेंट ने फिर रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ को और एक नेशनल असेंबली बुलाई 1910 में और कहा कि देखो भैया, हम तो यहाँ से निकलेंगे नहीं, हम अथॉरिटी में है, मंचू डायनेस्टी जो थी वो मंचूज़ अथॉरिटी पे थे, तो हम नहीं जा रहे, बट हाँ हम आपकी बातों को कंसिडर करते हैं और हम क्या करेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाएंगे और एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे जहाँ पे डिविजन ऑफ पावर होगी, काफ़ी कुछ होगा, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगी हमारी गवर्नमेंट की और पार्लियामेंट्री टाइप होगी, ठीक है। बट ये जो थे स्टूडेंट्स थे सन यत सेन के साथ और भी बहुत सारे, उनका ये मानना था कि भाई हम आपके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप अपनी जो ऑटोक्रेसी को चला रहे हो, मतलब आप सिंगल रूल चला रहे हो, आपके पास अल्टीमेट पावर जो है, हम उस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम चाहते हैं आप यहाँ से निकलो, मतलब हम आपको यहाँ से निकाल के ही मानेंगे। फिर 1911 में जो सन यत सेन के सपोर्टर्स थे उन्होंने मंचू के खिलाफ एक रिवॉल्ट किया और नानकिंग एक एरिया थी जो कि कैपिटल, नानकिंग एक एरिया थी उस जगह की, उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने कैपिटल बना दिया, किसका, उस कंट्री का, ठीक है। दे मेड सन यत सेन द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, और फिर सन यत सेन को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया वहाँ का। फरवरी 1912 में जो मंचू एम्परर थे वो थ्रोन से हट गए और पूरे चाइना में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई। तो वो जो एक अथॉरिटेटिव, एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी जहाँ पे एक सिंगल फिक्स्ड रूल था, वो हट के अब एक रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी चाइना में, जहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने, सन यत सेन बने। और एक मिनट, कौन बना वहाँ के प्रेसिडेंट, कौन बने, सन यत सेन बने, और वहाँ का कैपिटल क्या था, नानकिंग, ठीक है। बट यॉन शिकाई ने एक एज अ मिलिट्री डिक्टेटर रूल किया। तो सन यत सेन चाहते थे कि कोई भी ऐसा एक अथॉरिटेटिव रूल ना हो, लोगों की बातों को माना जाए, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो। बट यन शिकाई ने क्या किया, यन शिकाई ने टोटली ऑपोजिट किया, उन्होंने एक एज अ डिक्टेटर रूल किया और सन यत सेन की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी यन शिकाई से वो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। तो यान्शी काई को अपना एक पोजीशन बनाना था, वो अपने आप को फॉरेन पावर्स में अपने आप को एक बहुत टॉप लेवल पे देखना चाहते थे। दैट इज़ द रीज़न वाई ही स्टार्टेड एक्टिंग एज अ डिक्टेटर, ही वांटेड टू बिकम द सुप्रीम। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुए साउदर्न प्रोविंसेस में, जहाँ पे रिपब्लिकन सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। मतलब साउदर्न, जितने भी चाइना के साउदर्न प्रोविंस थे, वो चाहते थे कि उनकी कंट्री में एक रिपब्लिकन प्रोविंस हो, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो। तो उनके सेंटिमेंट्स जो हर्ट हुए थे, वो काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए वहाँ पे।
और काफ़ी क्राइसिस का माहौल हो गया, बहुत क्राइसिस हो गया पूरे कंट्री में, और इवेंचुअली क्या हुआ, डेथ होगी यान्शीकाई की 1916 में। अब हम देखेंगे रोल ऑफ जापान की, जापान का क्या रोल था, you know. So China had no direct relations in the First World War, but Japan declared 21 demands in China, calculated to make China Japanese protectorate. अब जापान भैया सही में पागल था। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चैप्टर में भी ये चीज़ देखी, बिना मतलब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, कोई सेंस था अटैक करने का? नहीं ना, मतलब बिल्कुल बेसलेस ही था उनका वो अटैक। और यहाँ पे देखो, चाइना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डू नॉट गेट मिस्टेकन, इट इज़ नॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चाइना जो है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था वर्ल्ड वॉर से, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली कुछ अपना उसका हाथ ही नहीं था चाइना का। फिर भी जापान ने उसके ऊपर 21 डिमांड्स रखे और कहा कि भाई देखो, हम चाइना सुनो, तुम जो हो वो तुम हमारे प्रोटेक्टोरेट हो गए, मतलब तुमको हमने कैप्चर कर लिया, अब तुम हमारे अधीन हो, मतलब तुम हमारे परमिशंस के बगैर कुछ नहीं करोगे, तुम्हें हमने अपने अंडर कर लिया है, अधीन मतलब अपने अंडर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया साइंड अ सीक्रेट ट्रीटी विद जापान एंड दिस कंपेल्ड द बिग पावर्स टू एक्सेप्ट जापान्स क्लेम ऑन चाइनीज टेरिटरीज। अब जब जापान ने ऐसा गंदा काम किया चाइना के साथ, तो कोई भी जो वेस्टर्न पावर्स थी वो कुछ क्यों नहीं कह पाई, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की हुई थी जापान के साथ, ठीक है। क्या ट्रीटी साइन की थी? एक सीक्रेट ट्रीटी। अब देखो, सीक्रेट ट्रीटी साइन करोगे तो चुप तो रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है। तो अगर इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया कुछ भी बोलती जापान के इस एक्शन के खिलाफ, तो जापान भी बोल देता भैया देखो, तुमने हमारे साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन किया, हम सबको बता देंगे ये, तो इसलिए वो चुप थे। उसके बाद वर्सल्स ट्रीटी में शांतुंग प्रोविंस ऑफ चाइना, विच वॉज देन अंडर द जर्मन कंट्रोल, वॉज गिवन टू जापान। मतलब वर्सल्स ट्रीटी के थ्रू शांतुक प्रोविंस जो था वो चाइना का, वो जर्मन कंट्रोल के अंडर था। मतलब शांतुक प्रोविंस जो चाइना का था, वहाँ पे जर्मनी रूल कर रही थी, बट इवेंचुअली उसको जापान को हैंड ओवर कर दिया गया। और इससे जो है एक पूरा वायलेंट एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलर फीलिंग इन चाइना, मतलब पूरा चाइना एंटी जापान सेंटिमेंट से भर गया था कि भाई हम जापान को किसी ना किसी तरह यहाँ से निकालेंगे, जापान एकदम पागल है, हमारे साथ गलत काम कर रहा है, जापान को बहुत पीटना है हमें, ठीक है। मतलब बिल्कुल एंटी जापान सेंटिमेंट्स पूरे कंट्री में आ गए थे, ठीक है। Moving on, the Kuomintang party and the communists. Very, very important, you guys. Very, very important exam perspective से ISC का one of the most favorite topics है. Questions पिछले साल भी आए थे एंड क्वेश्चन इससे बनेंगे इस साल भी, हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तो आप बिल्कुल ही छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो द फेट ऑफ चाइना वॉज देन इन द हैंड्स ऑफ द कुओमिंतंग पार्टी और द नेशनल पीपल्स पार्टी फाउंडेड बाय सन यत सेन। तो सन यत सेन जब रूल कर रहे थे, तो उन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया था जिसका नाम था नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP, जिसको कुओमिंतंग पार्टी भी कहते थे। तो चाइना जो है उस पर, चाइना का पूरा फेट इस पर ही डिपेंड करता था, क्योंकि चाइना में यही पार्टी चलती आ रही थी। हिज आइडियाज़ वेर इन्फ्लुएंशियल बट ही हैड वेरी लिटिल पावर्स आउटसाइड कैंटोन एरिया। अब देखो, ये जो पार्टी थी कुओमिंतंग पार्टी, इसके जो आइडियाज़ थे, इसका जो मोटिव था, इसका जो गोल था, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, काफ़ी मतलब अच्छा था, लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एक तरह से, बट इसका रीच ज़्यादा नहीं था। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा बाकी कंट्रीज़ तक इसका रीच नहीं था। सन यत सेन चाहते थे कि जो कुओमिंतंग पार्टी है इसको रिकग्निशन मिले, ठीक है, एक रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे मिले, और रशिया के मदद से वो चाहते थे कि इसे एक रिकग्निशन मिले, बट देखते हैं ऐसा हो पाया या नहीं हो पाया, वो हम देखेंगे अभी आगे। तो माइकल बोरोडीन जो थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस, ही वॉज एन एबल रशियन डिप्लोमेट who transformed the KMT party, Kuomintang party, into a highly organized party of disciplined members. The membership of the party was now thrown open to all, including the communists, provided they accept the KMT principles. Sun Yat-sen's main principles were nationalism, democracy, and people's livelihood. Sun Yat gained enormous respect as an intellectual statesman
and revolutionary leader. When he died in 1925, little progress had been done towards achieving those three principles. तो सन यत सेन क्या चाहते थे कि जो कुओमिंतांग पार्टी है या फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, उसे एक रिकग्निशन मिले, एक हायर लेवल पे रिकग्निशन मिले, और इसके लिए वो चाहते थे कि रशिया उनकी मदद करे. तो माइकल बोरोडीन जो थे वो एक रशियन डिप्लोमेट थे. उन्होंने केएमटी पार्टी को एक हाईली, मतलब पहले केएमटी पार्टी इतना एक पूरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी नहीं. वो पार्टी थी, वहाँ लोग थे, इंडिविजुअल्स थे उसमें, बट इट वॉज नॉट लाइक प्रॉपरली फ्रेम्ड पार्टी. तो उसे अच्छे से एक फ्रेमिंग दी, उसको अच्छे से, वो कहते हैं ना, उसको फिनिशिंग दी एक अच्छे से, उसको डिसिप्लिन करा उसके मेंबर्स को, और ये चीज़ बोली कि इसका अगर आपको, इसका मेंबर कोई भी हो सकता है. कम्युनिस्ट भी जो थे, कम्युनिस्ट दूसरी पार्टी थी, कुओमिंतांग पार्टी दूसरी थी, मतलब दो पार्टीज थे, ठीक है. तो कम्युनिस्ट के लोग भी अगर इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट उनको जो भी इस पार्टी के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने होंगे. क्या प्रिंसिपल्स थे? पहला नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और पीपल्स लाइवलीहुड. आपको डेमोक्रेसी मेंटेन करके चलना होगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है. और नेशनलिज्म, एक नेशनलिस्ट आइडियाज़ और फीलिंग्स और वो सारा कुछ होना चाहिए, और पीपल के लाइव, पीपल के लिए ही उनको वर्क करना है. तो दैट वर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पार्टी जो सन यत सेन ने पुट फॉरवर्ड किए थे. बट ये तीनों प्रिंसिपल्स, ज़्यादा सक्सेस इन तीनों प्रिंसिपल्स को नहीं मिल पाया. जब सन यत सेन मरे 1925 में, तो बहुत कम ही प्रोग्रेस हुआ था. बट कोई नहीं, एटलीस्ट उनके मोटिव्स तो अच्छे थे, है ना. मूविंग ऑन, चियांग काई शेक एरा. तो सन यत सेन के डेथ के बाद 1925 में सन यत सेन वॉज डेड. उनके बाद चियांग काई शेक जो है वो बनते हैं केएमटी पार्टी के लीडर. He completed his military education from the Tokyo Military College. He also went to Russia to study military development. During this time, new Soviet-Russian government helped and guided the KMT party in the hope that nationalist China would become friendly towards Russia. But though Chiang had close relation with Soviet Russia, he was not a communist. During 1927, Chiang felt that the communists became very popular inside KMT party, the pro-communist nationalist army. Okay, यहाँ तक बेसिकली क्या लिखा है? तो सन यत सेन की डेथ होती है 1925 में. उसके बाद लीडर ऑफ केएमटी कुओमिंतांग पार्टी कौन बनता है? चियांग काई शेक बनते हैं. उन्होंने अपनी एडुकेशन, मिलिट्री एडुकेशन कहाँ से की थी? टोक्यो मिलिट्री कॉलेज से की थी. उसके बाद वो रशिया भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा. बट और इसी टाइम पे सोवियत रशिया ने क्या, केएमटी जो पार्टी थी चाइना में, उसको हेल्प किया था. क्यों हेल्प किया था? ताकि उनको लगा कि देखो रशिया में कम्युनिज्म चलता था, ठीक है, और चियांग काई शेक कम्युनिज्म के साफ खिलाफ थे, मतलब उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कम्युनिज्म, ठीक है. तो सोवियत रशिया ने हेल्प किया चाइना को, ये सोच के कि भैया देखो हम इसको हेल्प करेंगे तो वो भी हमें हमारे साथ फ्रेंडली रहेंगे, और हम हमारे अगेंस्ट कुछ रिवॉल्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हमारा साथ देंगे, ठीक है. तो चियांग काई शेक जो था, उनका रिलेशन रशिया के साथ काफ़ी अच्छा था, सोवियत रशिया के साथ, बट फिर भी उन्हें कम्युनिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था, वो एक कम्युनिस्ट नहीं थे. तो क्या हुआ? ड्यूरिंग 1927 चियांग फेल्ट दैट द कम्युनिस्ट बिकेम वेरी पॉपुलर इनसाइड द केएमटी पार्टी. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे माइकल बोरोडिन ने ये कहा था कि केएमटी पार्टी में अब कोई भी आ सकता है, उसकी मेंबरशिप ओपन टू ऑल है, कम्युनिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो केएमटी पार्टी में कम्युनिस्ट भी आ गए थे, और चियांग काई शेक ने ये नोटिस किया कि जो केएमटी पार्टी, कुओमिंतांग पार्टी में जो कम्युनिस्ट्स आए हुए थे वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे. तो जो प्रो कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट आर्मी थी ना, उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप किया हैंगकाओ में एंड कैप्चर्ड नानकिंग. देख रहे हो आप, एक प्रो कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट आर्मी हुई सेटअप, उन्होंने गवर्नमेंट, एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म किया, और हैंगकाओ में फॉर्म किया, और किसको कैप्चर किया? नैनकिंग कैपिटल था उस टाइम पे चाइना का. चियांग नाउ डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ कम्युनिस्ट एंड स्टार्टेड प्यूरिफिकेशन मूवमेंट. अब चियांग को भाई लगा कि भाई ये क्या है, तुम अपना एक अलग गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हो और फिर कैप्चर कर रहे हो नैनकिंग को, पागल हो क्या, है ना. तो चियांग ने बोला कि भाई अब इस कम्युनिस्ट को तो यहाँ से निकालना है, और हमें केएमटी पार्टी को प्यूरिफाई करना है. प्यूरिफाई क्यों करना है? कि कम्युनिस्ट अलग रहेंगे, कुओमिंतांग अलग रहेगा, जैसे पहले हुआ करता था. तो अब जितने भी कम्युनिस्ट थे केएमटी पार्टी में, कुओमिंतांग पार्टी में, उसको फिल्टर आउट करना है, उसको निकालना है.
Thus, he purged the KMT of the communists and the radicals, in course of which communists were massacred. He then cut off all relations with the Russian communists in 1927 and set up a nationalist government at Nanking. तो eventually सारे communists को उन्होंने किसने, चियांग काई शेक ने कुओमिंतांग पार्टी से निकाल दिया, और रशियन कम्युनिस्ट जो थे उनके साथ भी जितने भी रिलेशंस थे उसको भी कट डाउन कर दिया, मतलब हटा दिया, ख़त्म कर दिया 1927 में, और एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कहाँ पे सेटअप किया, नानकिंग में. लॉन्ग मार्च ऑफ द कम्युनिस्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लॉन्ग मार्च हुई थी कम्युनिस्ट्स की. क्या था ये? नाउ टू पर्च द कम्युनिस्ट ही कैरिड आउट 5 एक्सपीडिशंस अगेंस्ट देम बिटवीन 1930 to 1934. तो अब कम्युनिस्ट को हटाना था केएमटी पार्टी से, राइट? तो ऑब्वियसली इट वोंट बी एन ईजी टास्क, क्योंकि हमने अभी देखा कि कम्युनिस्ट जितने भी थे केएमटी पार्टी में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थे और काम वाम कर रहे थे कुछ कुछ, चाहे अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, इसलिए इतने ज़्यादा हो गए थे और इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे. तो इनको निकालने के लिए चियांग काई शेक ने 5 एक्सपीडिशंस किए 1930 से लेकर 34 तक. ठीक है, माओ जेडोंग जो थे वो बन गए कम्युनिस्ट के लीडर. हु बिकेम द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट? माओ जेडोंग. ठीक है, बीइंग चेस्ड बाय चियांग काई शेक. हाँ, बीइंग चेस्ड बाय चियांग द कम्युनिस्ट मेंबर्स टुक शेल्टर इन द माउंटेन्स बिटवीन हुनान एंड कियांगशी प्रोविंसेस एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन बिल्डिंग अप द रेड आर्मी. अब जब चियांग काई शेक ने कम्युनिस्ट पे अटैक किया कि भाई कम्युनिस्ट मेंबर्स को हटाना है, तो कम्युनिस्ट ने क्या किया, वो उनको शेल्टर लेना पड़ा, क्योंकि वो बैकलैश नहीं कर पा रहे थे. चियांग काई शेक और उनकी आर्मी इन पे अटैक कर रही थी, तो ये जाके छिप गए 2 माउंटेन्स के बीच में. कहाँ पे? हुनन माउंटेन और कियांगशी माउंटेन के बीच में छिप गए. अगेन ऑल दीज फैक्चुअल डिटेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कुछ भी आप ना छोड़े जब आप पढ़ रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो. तो ठीक है, तो चियांग काई शेक और उनकी आर्मी जब इनको चेस कर रही थी इन पर अटैक करने के लिए, तो ये कम्युनिस्ट के जो मेंबर्स थे वो कहाँ छिप गए, जाके हुनन माउंटेन्स और कियांगशी माउंटेन्स के बीच में छिप गए, और वहाँ पे वो अपनी आर्मी को बिल्डअप करना शुरू किया. उन्होंने रेड आर्मी था उसका नाम, जो कम्युनिस्ट मेंबर्स ने शुरू किया बिल्डअप करना. कहाँ? हुनन और कियांगशी माउंटेन्स के बीच में, जब वो छिपे थे तब. Very soon, the base was surrounded by KMT army for final destruction of communists and the leader. But वो अपनी आर्मी को बिल्डअप कर ही रहे थे कम्युनिस्ट मेंबर्स, उतने में ही उनका जो वो बेस था ना, बेस मतलब क्या, जहाँ पे वो छिपे हुए थे और जहाँ पे वो अपनी आर्मी को बिल्डअप कर रहे थे, उसको चारों तरफ से घेर लिया. किसने? चियांग काई शेक के KMT कुओमिंतांग पार्टी ने, कुओमिंतांग आर्मी ने. ठीक है, और अब उनका एक फाइनल अटैक होने वाला था उनके ऊपर, जिससे वो पूरे कम्युनिस्ट्स और उनके जितने भी मेंबर्स थे, लीडर्स से लेके मेंबर्स, सबको डिस्ट्रॉय कर देते. ठीक है, माओ देन रियलाइज दैट ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल वाज टू ब्रेक थ्रू चियांग्स डिफेंस. तो अब माओ जेडोंग जो लीडर थे कम्युनिस्ट्स के, उनको ये समझ आ गया कि एक ही तरीके से हम इससे बच सकते हैं इन लोगों से, वो यही है कि हमें इनकी आर्मी के बीच में से निकल के जाना होगा किसी ना किसी तरह से. ठीक है, with all the communist forces, Mao started the memorable and historical long march of more than 6,000 miles to join the other communist forces of Northwest. Just imagine. तो पूरे कम्युनिस्ट के लोगों के साथ, कम्युनिस्ट फोर्सेस के साथ माओ ने फिर स्टार्ट किया एक हिस्टोरिकल लॉन्ग मार्च. 6,000 माइल्स कवर करने का टारगेट लिया उन्होंने, ताकि वो नॉर्थ वेस्ट में जा पाए, जहाँ पे उनके बाकी साथी थे, जो बाकी कम्युनिस्ट फोर्सेस थे जो वहाँ पे थे. उनको 18 माउंटेन रेंजेस, 24 रिवर्स, 18 माउंटेन रेंजेस, 24 रिवर्स को क्रॉस करना था वहाँ जाने के लिए. एंड उनको हैवी फाइटिंग भी करना. ऑब्वियसली अगर वो आर्मी अपने ऑपोजिट आर्मी के साथ, अब कम्युनिस्ट यहाँ से निकल रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली KMT मतलब कुओमिंतांग आर्मी के साथ लड़ना ही होगा. अगर आप वहाँ से जा रहे हो, आपको निकलना है वहाँ से, तो आप जस्ट सोचो 6,000 माइल्स कवर करना था उन्हें. 18 माउंटेन रेंजेस बीच में थे, 24 रिवर्स थे, उन सबको पार करते हुए जाना था उन्हें, और प्लस आर्मी भी थी जिनके साथ उनको लड़ते हुए जाना था. ठीक है, just imagine. Thousands thus perished on the way, and finally 20,000 survivors reached the province of Yan'an, where a new base was organized. This long march is one of the epics of history and proved to be a brilliant piece of communist propaganda. मतलब just imagine कितना
कितना चैलेंजिंग था और कितना ब्यूटीफुल इन्होंने वो किया, है ना। थाउजेंड्स, काफ़ी लोग मरे, काफ़ी लोग बैटल में मर गए जब वो उनसे लड़ रहे थे कुओमिंतंग के साथ, काफ़ी लोग चलते चलते मर गए, वेदर कंडीशन में तबीयत ख़राब हो गई, व्हाट्सएवर। फाइनली कितने लोग बचे और कितने लोग पहुंच पाए अपने टारगेट एरिया पे? 20,000 लोग पहुंच पाए। कहाँ पे पहुंचे वो लोग? येनन, जिनको उन्होंने न्यू बेस अपना बनाया। और इसी कारण इतना सब कुछ बैरियर्स के बाद भी, इतना सब कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी दे वर एबल टू गो देयर, रीच टू द प्लेस दे वांटेड। एंड इसलिए दिस लॉन्ग मार्च इज़ वन ऑफ द एपिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड प्रूव टू बी अ ब्रिलियंट पीस ऑफ कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा। ठीक है, मूविंग ऑन। Retreat of, just a moment, retreat of Chiang Kai-shek. In 1937, Japan's attack temporarily unified both the Communist and the KMT party. Very very important. किसी एक टाइम पे ना कम्युनिस्ट और KMT पार्टी, कुओमिंतंग पार्टी, दोनों एक थी, मतलब यूनिफाइड थी। वो कब था? जब जापान ने इन पे अटैक किया था 1937 पे। जो अभी हमने देखा ना थोड़ी देर पहले, जापान ने जो अटैक किया था, जब जापान ने इन पे अटैक किया था वो तो कम्युनिस्ट और KMT पार्टी टेम्पररीली ही सही एक साथ थी। ठीक है, दे जॉइंटली ऑफर्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट जापान, बट विद द कोलैप्स ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, quarrel came to a head in the long struggle between the nationalist KMT and the communists. The communists compelled the KMT and its supporters to leave the mainland of China and to take refuge at Formosa, a place protected by the United States of America. The victorious Communist Party then proclaimed China as the People's Republic of China on October 1, 1949, with Mao Zedong as the chairman of the republic. तो बेसिकली इसमें क्या है? चियांग काई शेक और उसकी आर्मी, जो कि उसकी पार्टी, चियांग काई शेक और उसकी पार्टी जो थी KMT, कुओमिंतंग पार्टी, उसको कम्युनिस्ट ने फाइनली निकाल दिया और चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। कब? अक्टूबर 1, 1949 में। तो जब जापान ने अटैक किया था चाइना के ऊपर, तो वो एक टाइम था जब KMT पार्टी और कम्युनिस्ट जो है टेम्पररीली एक साथ आई थी। बट जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का डिफीट हुआ था, जापान हार गई थी, उसके बाद क्या हुआ, इनके बीच में, KMT पार्टी और कम्युनिस्ट के बीच में वापस से वो क्वारल शुरू हो गया। वो जो भी झगड़ा था, फाइट, वो शुरू हो गई। और इस लॉन्ग स्ट्रगल में वो होती रही काफ़ी टाइम तक, जो हमने अभी इसके पहले कवर भी किया है, पढ़ा भी है। बट इवेंचुअली कम्युनिस्ट ने KMT पार्टी को निकाल दिया वहाँ से, और उन्हें कहा कि भैया देखो, यहाँ से निकल लो और वहाँ जाके रेफ्यूजी ले लो। कहाँ पे? फॉर्मोसा में, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोटेक्ट करता था। उस जगह पे जाके तुम रह लो, अगर रहना है तो। हम तुम्हें जान से नहीं मार रहे, तुम्हें अगर रहना है तो वहाँ जाके रह लो, बट यहाँ मत रहो। ठीक है, तो इवेंचुअली कम्युनिस्ट पार्टी पूरे चाइना में जीतती है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म होता है 1 अक्टूबर 1949 में। तो बेसिकली चाइना की फॉर्मेशन कब हुई? अक्टूबर 1, 1949 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके चेयरमैन कौन बने उस रिपब्लिक के? उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं होता है रिपब्लिक, उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं था, उस टाइम पे चेयरमैन कहते थे। तो माओ जेडोंग बनते हैं चेयरमैन ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, ओके। सो अब हम देखेंगे द कॉजेज ऑफ द कम्युनिस्ट विक्ट्री। कम्युनिस्ट क्यों जीते और KMT पार्टी जो थी वो क्यों हारी? तो पहला रीज़न तो ये था कि द KMT एंड द नेशनलिस्ट पार्टी फेस द मेन अटैक ऑफ द जापानीज इन्वेजन एंड स्ट्रिंग ऑफ लॉन्ग रेजिस्टेंस। सो बेसिकली क्या हुआ, जब जापान ने अटैक किया था ना चाइना पे, तब उस टाइम तो KMT पार्टी ही थी, KMT नेशनलिस्ट पार्टी ही थी रूल में। ठीक है, तो उनको ना उन्होंने फिर रेजिस्ट किया जापानीज अटैक को, मतलब उन्होंने अपोज किया, बैकलैश दिया। तो वो ना काफ़ी टाइम तक चला ये। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी वीक हो गई, आर्मी भी वीक हो गई। तो जो मिलिट्री पावर जो था ना KMT पार्टी का, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, क्योंकि उसका सारा स्ट्रेंथ और पावर तो उसी टाइम पे चला गया था, है ना। वो पहला रीज़न था। और जबकि कम्युनिस्ट जो थे वो काफ़ी एज अ आर्मी स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पे, तो इसीलिए कम्युनिस्ट जीते। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न क्या था? चियांग काई शेक एंड द KMT पार्टी वर डिस्क्रेडिटेड फॉर करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन इट्स ऑफिशियल डम। ठीक है,
There were widespread bribery, and the top ranking officials adopted all means which would benefit them. Chiang was not prepared to offend his supporters in any way. तो बेसिकली चियांग काई शेक का जो उस टाइम पे केएमटी पार्टी था वो बहुत ज़्यादा करप्टेड था. तो जितना भी ऑफिशियल काम करता था उसमें काफ़ी करप्शन था और वो उतना एफिशिएंटली काम भी नहीं करती थी. तो इसी कारण जो, और स्पेशली उसके जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने काफ़ी ऐसा ब्राइब लिया था लोगों से, रिश्वत वगैरह लिया था, तो काफ़ी करप्टेड था वो पार्टी. तो वो दूसरा रीज़न था कि उनका जो है डाउनफॉल हुआ और वो हारी. Third reason क्या है? The KMT party depended more and more on the support of the landlords and the property class. They looked after the interests of the industrialists, bankers and the landowners and took no initiative to organize mass support. तो KMT party जो थी ना, वो बेसिकली वो किसके बारे में ज़्यादा सोचती थी, किसको ज़्यादा हेल्प करती थी, किसके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एड्रेस करती थी? इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को, लैंडलॉर्ड्स को. तो जो अपर क्लासेस थे ना उनको बेसिकली. ठीक है. तो सिंस वो उनको ज़्यादा, उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती थी, और कॉमन पब्लिक जो थी, जो कॉमन मास थी, जो लो लेवल पे, जो एक्चुअली जिन्हें मदद की ज़रूरत थी, उन्हें हेल्प नहीं करती थी. तो ये तीसरा रीज़न था उनके डाउनफॉल होने का. ठीक है. उसके बाद चौथा रीज़न क्या था? On the other side, the communists won the heart of the people by their zeal and sincerity for a clean government. वही है, जहाँ एक तरफ केएमटी पार्टी जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ज़्यादा फेवर कर रही थी, उनके इंटरेस्ट्स को ज़्यादा देख रही थी, वही कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने लोगों के, कॉमन पब्लिक का, कॉमन मास का हार्ट, सब मतलब उनके विश्वास को जीता. एकदम सिंसियर और क्लीन गवर्नमेंट का एक रूल कर रही थी वो, जहाँ पे वो कॉमन पब्लिक को भी एड्रेस कर रही थी. ठीक है. नेचुरली लोगों को ये समझ आ गया, कन्विंस हो गए लोग कि ये अगर हम इन्हें मतलब अगर ये रहे सत्ता में तो हमारा काफ़ी डेवलपमेंट होगा. ठीक है. तो जिसकी वजह से कम्युनिस्ट का जो है पॉपुलैरिटी और बढ़ रहा था कॉमन मास में. ठीक है. ओके. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक एंड इट्स इनिशियल प्रॉब्लम्स. तो जब चाइना का फॉर्मेशन हुआ, व्हेन चाइना बिकेम द पीपल्स रिपब्लिक, कब हुआ था? अक्टूबर 1, 1949 में. तो उसके बाद जब भी कोई कंट्री फॉर्म होती है, जब भी कोई ऐसा स्टेट फॉर्म होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी चैलेंजेस रहती है इनिशियली. तो क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या प्रॉब्लम्स थी पीपल्स रिपब्लिक की, वो हम देखने वाले हैं. तो आफ्टर ए कम्युनिस्ट विक्ट्री ओवर द केएमटी 1949, माओ जेडोंग set about rebuilding the shattered China. The problems facing the new government were numerous and complex. The country was devastated after the long civil war and the war with Japan. Roads, railways, canals and dikes had been destroyed, and there were chronic food shortage. The industry was backward, agriculture was insufficient, incapable of feeding the poverty-stricken masses. Inflation was out to control. Mao got the support of the peasants and section of the middle class who were disgusted by the miserable performance of the KMT party. It was really difficult to manage a vast country like China. They began experiments with a process of trial and error to find which would work in China and where a special Chinese approach was necessary. He most wanted to introduce reforms in agricultural field. Okay, so basically ये जो मैंने इतना पढ़ा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री हुई 1949 में और माओ जेडोंग जब बने वहाँ के चेयरमैन, तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि चाइना काफ़ी वीक हो चुकी है, एक काइंड ऑफ शैटर्ड हो चुकी है, और इसे रीबिल्ड करने की ज़रूरत है. मतलब इसे वापस से चाइना को अपने एक स्ट्रॉन्गली खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी वीक हो चुकी है, काफ़ी इंटरनली वीक और एक्सटर्नली भी वीक हो चुकी है. तो इसी कारण क्या हुआ, उसने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसे उसने देखा, एड्रेस किया और फिर एक एक करके उसे सॉल्व करने का स्टार्ट किया. तो उसने देखा कि रोड्स, रेलवेज, कैनल्स ये सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे. फूड की भी, मतलब खाने पीने की भी शॉर्टेजेस थी. रोड्स ठीक से नहीं बने हुए थे. इंडस्ट्रीज़ भी सही से काम नहीं कर रही थी. पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, मतलब जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो माओ को डेफिनेटली पीजेंट्स और मिडिल क्लास का सपोर्ट था, क्योंकि वो उनके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एड्रेस करते थे. ठीक है. तो उनका सपोर्ट था उनके पास, और फिर माओ ने इवेंचुअली एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू किया. ट्रायल एंड एरर, मतलब अपने एक एक मेथड्स को अप्लाई किया और देखा कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं. सबसे पहले उसने स्टार्ट किया अग्रेरियन, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड से. तो एग्रेरियन पॉलिसी, एग्रीकल्चरल फील्ड, मतलब उसे लगा कि पहले जो है हमें फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए, उस लेवल पे एक बार देखना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है. तो इंडस्ट्रियल एग्रेरियन पॉलिसी क्या थी वो हम देखेंगे.
Lands were thus taken from big land owners and redistributed among the peasants, no doubt with violence in places. The peasants were persuaded to join together in cooperative farms by 1956. About 95% peasants were in cooperative. हाँ, तो बेसिकली क्या था कि माओ जब आए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लैंड ना लैंड ओनर्स के पास है, मतलब लैंड ओनर्स ने लैंड को जब्त करके रखा है, पीजेंट्स को लैंड देते नहीं है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है लैंड के ऊपर। और अगर पीजेंट्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो वो कैसे कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, राइट। तो माओ ने क्या किया, माओ ने कहा कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं उससे लैंड वो उसने लिया और जो जितने भी पीजेंट्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑब्वियसली जितने भी लैंड ओनर्स थे वो देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी वायलेंस भी हुआ, बट इवेंचुअली वो हो गया और कोऑपरेटिव फार्म सेटअप हुए। कोऑपरेटिव फार्म एक कीवर्ड है, तो जब भी आप इसका आंसर लिखो तो इसे मेंशन ज़रूर करें, ठीक है। और 1956 तक 95% पीजेंट्स जो थे उन्होंने एक जॉइंट ओनरशिप करी, किसमें, फार्म में, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्म्स थे ना, तो जॉइंट ओनरशिप ही होगी, मतलब 2 पीजेंट्स का जॉइंट ओनरशिप होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके बाद माओ के टाइम पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी वो हम देखेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड मोस्ट ऑफ द बिजनेस। तो अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी माओ की क्या थी कि वो जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसे नेशनलाइज करना शुरू करेगा, ठीक है। 1953 में एक 5 ईयर प्लान माओ ने सेटअप किया, जिसके थ्रू जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज थे, फॉर एग्जांपल आयरन इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, इसकी डेवलपमेंट करने का मोटिव उसने लिया कि पहले हम हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करेंगे। और इसके और माओ को हेल्प करने के लिए जो रशियंस थे ना वो भी सामने आए और उसने पैसे दिए और इक्विपमेंट्स और एडवाइज़र्स भी दिए, मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत थी उसको करने के लिए वो सारा कुछ रशिया ने हेल्प किया चाइना को करने में, ठीक है। और इस मतलब ये सब करने के बाद ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन दोनों को भी इम्प्रूव किया माओ ने। तो इन अ वे ना माओ के अंडर चाइना जो है वो एक्चुअली रिकवर कर रही थी, जितना भी उसे लॉस हुआ था ना वॉर के वजह से वो धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा था, ठीक है। और इवेंचुअली क्या हुआ, कंट्री जो है वो वेल्दियर बन गई। वेरी सून इन्फ्लेशन केम अंडर कंट्रोल एंड कंट्री बिकेम वेल्दियर। मतलब धीरे धीरे करके जब माओ ने सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया और ठीक किया तो कंट्री धीरे धीरे जितना भी उसका लॉस हुआ था वो सारा रिकवर हो गया और कंट्री के पास और ज़्यादा पैसा मतलब आ गया, वो वेल्दी होगी, चाइना वेल्दी होगी, ठीक है। उसके बाद जो हम देखेंगे वो है 100 फ्लावर्स कैंपेन 1957। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें मैं आपको अच्छे से मतलब बता देती हूँ क्या होता है। इसमें माओ बेसिकली ये बताता है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और जितने भी ट्रेडर्स, मतलब इंटेलेक्चुअल्स कह सकते हो या फिर एक्सपर्ट्स हैं कंट्री में, उनको माओ ने कहा कि आप जो है मुझे बताइए कि आप क्रिटिसाइज़ कीजिए मेरे गवर्नमेंट को, मतलब मैं कौन कौन से सेक्टर्स में गलती कर रहा हूँ आप इस चीज़ को बताइए, ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ों को या उस सेक्टर को, उस एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। तो माओ को फिर क्या देखना पड़ा कि ये बोलने के चक्कर में क्या हुआ, पूरा जो कंट्री के जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जितने भी लोग थे जिनसे माओ ने ये मांगा, मतलब ये एडवाइस मांगा, उन सब ने काफ़ी ज़्यादा बैकलैश किया माओ की गवर्नमेंट को और कहा कि तुम्हारी तो गवर्नमेंट ही ख़राब है, तुम्हारी पॉलिसीज़ ख़राब है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें तो हट जाना चाहिए अपने पोजीशन से एंड ऑल दैट। तो फिर माओ ने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही बैकलैश हो गया। फिर माओ ने इवेंचुअली इस चीज़ को, सारे क्रिटिसिज्म से वो मतलब बिल्कुल मतलब उसका दिमाग ख़राब हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने तो बस अच्छी क्रिटिसिज्म मांगा था, ये तो पूरा बैकलैश ही कर रहे हैं मुझे। तो उसने फिर इवेंचुअली इस कैंपेन को बंद कर दिया, ठीक है। लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट, ये उसका बेसिकली मोटिव था। माओ ये यही करना चाहता था कि जितने भी थॉट्स हैं ना लोगों के बीच में, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे, मतलब ऐसे क्रिटिसाइज़ करे ताकि मैं जो हूँ मैं मतलब माओ कहता था कि वो अगर क्रिटिसाइज़ करेंगे मेरे गवर्नमेंट को तो मैं उस चीज़ पे काम कर पाऊँगा। बट इवेंचुअली क्या हुआ, लोगों ने तो यही कहना शुरू कर दिया कि तुम तो डिज़र्व ही नहीं करते हो, तुम तो भाई निकल ही जाओ यहाँ से। तो वो एक काइंड ऑफ अलग ही कुछ हो गया, ठीक है। ओके, सो अब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखेंगे। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ द केएमटी पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी अंडर माओ कैप्चर्ड चाइना विच बिकेम पीपल्स रिपब्लिक इन 1949, ठीक है। तो हमने ये देखा कि केएमटी पार्टी की डिफीट हुई, कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आया और माओ चेयरमैन बना
चाइना का, और उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक चाइना कब बनी 1949 में, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना 1950 में, जो कि फाइनली अडॉप्ट कब हुआ 1954 में। ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मार्क करते चलिए, ठीक है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द नेशनल पीपल्स कांग्रेस द फाइनल अथॉरिटी फॉर लेजिस्लेशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी, ठीक है, इनकी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया, क्या ग्रांट किया चाइना को, कि जो इसकी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसके पास ये फाइनल अथॉरिटी होगी कि वो लेजिस्लेशन मतलब वो लॉज बना सकते हैं, उसको फिर इनैक्ट कर सकते हैं और सारा कुछ, ठीक है। लॉज बनाने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास। और इस नेशनल पीपल कांग्रेस में कितने जो भी जितने भी मेंबर्स थे वो कितने साल के लिए इलेक्टेड थे, 4 साल के लिए। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी कि दैट पर्सन हैज़ टू बी 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। द स्टेट काउंसिल एंड द चेयरमैन ऑफ द रिपब्लिक वेर टू बी इलेक्टेड बाई द कांग्रेस। देयर फंक्शन वॉज टू सी दैट द लॉज वेर कैरिड आउट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वेंट अहेड। तो अब जो स्टेट काउंसिल होगा ना, जो काउंसिल होगा स्टेट का, और जो उसका चेयरमैन होगा, चेयरमैन किसका, रिपब्लिक का, पूरे कंट्री का जो चेयरमैन होगा, और स्टेट काउंसिल का भी चेयरमैन होगा, उसे कौन इलेक्ट करेगी, कांग्रेस इलेक्ट करेगी। और इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन ये होगा कि वो ये देखेंगे जो लॉज लेजिस्लेशन बना रही है, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस लॉज बना रही है, मतलब लॉज को फाइनल अथॉरिटी उसी के पास है लॉज बनाने की, तो वो अच्छे से कैरी आउट हो रहा है कि नहीं पूरे कंट्री में, ये इनका काम था। किसका, स्टेट काउंसिल का और चेयरमैन ऑफ रिपब्लिक का। द स्टेट काउंसिल चोज द पॉलिटिकल ब्यूरो, दैट इज पॉलिट ब्यूरो, which took all the important decisions. The system was dominated by the Communist Party, whose members could contest any election. For the first time, China got a strong central government, and the system more or less remained unchanged. तो उसके बाद जो स्टेट काउंसिल थी उसके पास ये डिसीजन था, उसके पास ये पावर थी कि वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता था। और जो पूरा सिस्टम था उसे, ये पूरा जो सिस्टम था ये इसको कौन डोमिनेट कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स डोमिनेट कर रहे थे। बट इन अ वे ऐसे डोमिनेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पीपल जो कॉमन पब्लिक है वही इलेक्ट कर रहे थे। दैट इज़ द रीज़न वाई दे वर डोमिनेटिंग दैट, ओके। तो फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हुई। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कम्युनिस्ट विक्ट्री, जब कम्युनिस्ट विक्ट्री हुई ओवर केएमडी पार्टी, देखो हर जगह यही लिखा है आफ्टर द कम्युनिस्ट विक्ट्री ऑफ द केएमडी पार्टी, तो आई विल नॉट रिपीटेड वन आफ्टर द अदर, मतलब बार बार मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी, रिपीटेडली आई विल नॉट से द सेम थिंग। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी आई पावर में, माओ जेडोंग ने क्या किया, पूरी कंट्री को रीबिल्ड किया था, राइट। तो जब लेट 50s थे तब चाइना के जो रिलेशन थे रशिया के साथ वो बहुत काम हो गए थे, ठीक है। मतलब जब चियांग काई शेक और अपनी केएमटी पार्टी के साथ था तो उसने तो रशिया के साथ सारे रिलेशंस ही कट ऑफ कर दिए थे। बट इवेंचुअली जब कम्युनिस्ट पार्टी वापस से सत्ता में आई तो लेट 50s में चाइना ने अपने रिलेशन को रशिया के साथ काफ़ी स्टेबल करा, काफ़ी कूल डाउन करा, और नेचुरली रशियन इकोनॉमिक एड वॉज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। Mao Zedong now introduced the Great Leap Forward. very important you guys, very important. Great Leap Forward क्या होता है, ये आता है। तो Mao Zedong ने ये इंट्रोड्यूस किया Great Leap Forward। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें by which communism was adopted to meet the Chinese condition and situation with the idea of decentralization of power. इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट अ मोमेंट, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे चाइना में जितने भी जो भी कंडीशन होंगे, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, उस कंडीशंस को कौन फुलफिल करेगा, कम्युनिज्म फुलफिल करेगा, ठीक है। एंड पावर की डिसेंट्रलाइजेशन होगी, मतलब पावर एक पर्टिकुलर हैंड में नहीं रहेगा, वो कहते हैं ना एक्यूमुलेशन ऑफ पावर नहीं होगी, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है इसे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसे डिटेल में भी दिया गया है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था, तो इसमें 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप पे जो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ कम्यून्स। इसका मतलब क्या है कि जो लोकल पीपल थे ना वो खुद का कलेक्टिव फार्म्स रन करेंगे, वो खुद का कलेक्टिव फार्म्स चलाएंगे, और वो लोकल गवर्नमेंट की जो भी फंक्शंस होती है वो खुद ही परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली वो किसके अंडर पे काम करेंगे, इलेक्टेड काउंसिल के अंडर पे काम करेंगे, बट जो भी लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन होता है वो खुद ही करेंगे, ठीक है। और ये जो कलेक्टिव फार्म्स वो सेटअप करेंगे उसका जितना भी प्रॉफिट होता है वो हर फैमिली तक जाएगी, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि किसी एक ही पर्टिकुलर फैमिली को मिल रही है, ऐसा नहीं, वो हर फैमिली को जो भी सेल प्रोड्यूस होगा ना उससे जो भी प्रॉफिट आएगी
वो हर फैमिली को जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या था कि जो बिग इंडस्ट्रीज़ है ना उस पर एम्फेसिस, उससे हट के जो स्मॉल फैक्ट्रीज़ हैं उस पर ज़्यादा एम्फेसिस होगा। उसको जो भी मशीनरी चाहिए या जो भी टूल्स चाहिए फॉर डेवलपमेंट वो पहले होगा, ताकि पहले स्मॉल फैक्ट्रीज, आप जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे राइट, आप एकदम स्टार्टिंग एकदम बिग लेवल से शुरू नहीं कर सकते। तो पहले स्मॉल फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करो, फिर बिग इंडस्ट्रीज़ पे जाओ, है ना। और फिर रोड्स की कंस्ट्रक्शन होगी, डैम्स की कंस्ट्रक्शन होगी, रिजर्वॉयर्स की कंस्ट्रक्शन होगी, ये सब था सेकेंड स्टेप में। उसके बाद ओके, आई एम सो सॉरी, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स नहीं थे, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है कि इन द इनिशियल स्टेज इट अपियर टू बी अ फेलियर फॉर मैनी रीजन्स, बट इन द लॉन्ग रन इट बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज सब्सटैंशियली. It was decided that China would remain an agricultural and the economy would be labor oriented to enable the country to avoid the growing unemployment problem. तो बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ था ग्रेटली फॉरवर्ड, तो वो फेलियर उसका हुआ था फॉर मेनी रीजन्स। ऑब्वियसली जब भी कोई मूवमेंट या जब भी कोई पॉलिसी शुरू होती है तो वो उतना सक्सेसफुल, मतलब एकदम इनिशियली थोड़ी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो इसका फेलियर हो गया था। बट लंबे, वो कहते हैं ना लंबे रेस का घोड़ा, तो वही ये जो पॉलिसी थी ये एक लंबी रेस का घोड़ा था। तो इन द लॉन्ग रन ये सक्सेसफुल हुई, क्योंकि आप एनीवेज देखो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होने ही चाहिए। दिस इज़ लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग। तो जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था वो इंक्रीज़ हो रहा था चाइना का, एंड फिर ये डिसाइड हुआ कि चाइना जो है वो एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री ही रहेगी, जहाँ पे लेबर, मतलब ऐसा नहीं है कि लेबर्स बिल्कुल हट जाएंगे, लेबर्स रहेंगे, और एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहेगी जहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो हट जाए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ रहेंगी तो लेबर्स बहुत सारे रहेंगे तो उनको वेजेस मिलेंगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा व्हेन दे विल प्रोड्यूस गुड्स, sorry, when they'll produce crops and sell it in the market, they'll get the profit of it. Okay, where did it go? Okay, the Cultural Revolution 1966 to 69. Mao always tried to keep the revolution and the Great Leap a pure Marxist-Leninist course, but there was a number of leaders who wanted an expert marginal class to push forward industrialization of the Russian model instead of relying on the cadres. But Mao never agreed with this view and condemned the Russian policy for a number of reasons. Thus, there was a great public debate about what course to be followed. He launched a campaign to save the revolution. So basically what happened, माओ ज़ेडोंग हमेशा चाहते थे कि वो जो ये रेवोल्यूशन है, ग्रेटली फॉरवर्ड भी जो वो उनकी पॉलिसीज़ है, उसको एक प्योर मार्क्सिस्ट लेनिस्ट कोर्स में रखे। बट जो कॉमन पब्लिक थी उनको चाहिए था कि नहीं, जैसा रशियन मॉडल है ना, जैसे जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया कर रही है ख़ुद की, वो जिस तरह से कर रही है उस तरह से होना चाहिए। बट माओ ने कभी इस चीज़ पर अग्री नहीं किया, उसे रशियन पॉलिसी अच्छी, मतलब उसके फेवर में नहीं था माओ, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजन्स। तो काफ़ी डिबेट हुई पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, बिकॉज द गवर्नमेंट वाज नॉट वांटिंग टू मेक इट अ प्रॉपर इन रशियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, एंड पब्लिक वांटेड दैट। तो उसने बहुत सारे कैंपेन भी ऐसे किए ताकि ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था ना, कल्चरल रेवोल्यूशन, जो लोग ऐसे डिबेट कर रहे थे कि नहीं हमें प्योर रशियन मॉडल चाहिए, जिस तरह से उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो जिस तरह से अपना चला रहे उस तरह से। बट माओ ने भी फिर बहुत सारे कैंपेन ऐसे निकाले जिससे लोग ऐसे शांत हो और उसको लोगों को फिर जवाब मिले, और कॉमन मास पे भी अपील किया, मतलब उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा ना करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट रियली good for our country. In 1964, Mao claimed that literary and artistic circles had behaved for the last 15 years as arrogant bureaucrats, had not been identified with the workers and peasants, and had not reflected socialist revolution and socialist construction. In 1965, he also criticized bourgeois authorities in the universities. In 1966, certain party leaders of Peking and the journals were attacked for their pro-capitalist views. अब माओ ने क्या स्टार्ट किया 1964 में, पहले उन्होंने लिटरेरी और आर्टिस्टिक सर्कल्स जो थे ना, जो पिछले 15 साल से चल रहे थे, काम कर रहे थे, उन्हें उनकी गलतियाँ, उनकी खामियां निकालनी शुरू की। उन्हें कहा कि वो बहुत एरोगेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते। जितने भी वर्कर्स और पीजेंट्स हैं वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शन पे बिलीव नहीं करते, वो उस तरह से काम नहीं करे। 1965 में उन्होंने फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में बर्गियस अथॉरिटीज, आई एम सॉरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन इफ़ दैट्स नॉट इट, ठीक है, उसको भी कंडेम किया, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। और 1966 में
पेकिंग के सर्टन पार्टी लीडर्स को भी अटैक किया, उनके जर्नल्स पे भी अटैक किया, क्योंकि उनको लगा कि ये प्रो कैपिटलिस्ट व्यूज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया माओ ने। वाई? बिकॉज ही वांटेड टू से दैट एक पूरा प्रॉपर रेवोल्यूशन होना चाहिए। आप जैसे अगर मैं अपना पॉलिसी चला रहा हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का या एग्रीकल्चरल का, तो यू शुड नॉट बैकलैश में, और यू शुड नॉट टेल मी कि किस तरह से उसे फॉर्मुलेट करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे वो गलत काम कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग इट वेल, दे आर फॉलोइंग अ सर्टन आइडियोलॉजी। फॉर एग्जांपल प्रो कैपिटलिस्ट व्यू है उनका, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पे नहीं बिलीव करते। तो माओ स्टार्टेड रेवोल्यूशनाइजिंग द एंटायर sphere or the entire domain of the country, and that's what he did. ठीक है, in this movement the Red Guards, mostly students, played an important role. They were offered free rail transport to move anywhere in the country, free food and free lodging in schools and colleges. So basically Mao understood that अगर मुझे पूरे मास, कॉमन मास तक और पूरे कंट्री तक ये पहुंचाना है कि व्हाट एवर आई एम डूइंग इज़ राइट, एंड कंडेमिंग द सेक्टर्स विच आर नॉट रियली वर्किंग गुड, तो माओ समझ गया कि अगर मैं स्टूडेंट्स को पकड़ूंगा दैट विल बी रियली नाइस, बिकॉज स्टूडेंट्स कैन रियली हेल्प इन प्रोपागेटिंग एंड कैंपेनिंग व्हाट माई आइडियोलॉजीज एंड माई पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन सर्टन स्टफ्स ऑन एवरीथिंग, ठीक है। तो इसीलिए माओ ने क्या किया, स्टूडेंट्स को फ्री ट्रांसपोर्ट दे दिया, फ्री फूड दे दिया और फ्री स्कूलिंग और कॉलेजेस भी दे दिया, ताकि वो कहीं भी कंट्री में जा सकते हैं, खा सकते हैं व्हाटसोएवर। Or they toured the country arguing Mao's case, while schools and later factories were closed down. It was an incredible propaganda exercise in which Mao tried to renew revolutionary fervor. Unfortunately, it brought chaos and something close to civil war. The student masses physically attacked anybody in authority, not just critics of Mao. Teachers, professionals, local party officials, and other were their targets. As a result, millions of people were disgraced and ruined. By 1967, the extremists among the Red Guards were out of control, and Mao had to call the army to restore order. Many were arrested and even executed for committing excesses. At the party conference in April 1969, the Cultural Revolution was declared to be ended. The Cultural Revolution thus caused great disruption, ruined millions of lives, and probably held up China's economic development by 10 years. Okay, so what happened, जब उन्होंने ये स्टूडेंट्स को टारगेट किया, तो स्टूडेंट्स को माओ ने क्या नाम दिया, रेड गार्ड्स का नाम दिया, कि वो प्रोपागेट करेंगे और वो क्रिटिसाइज, जो भी माओ को क्रिटिसाइज करेगा वो उनके अगेंस्ट बोलेंगे और रीजंस देंगे कि वाई माओ इज़ राइट एंड वाई दे आर रॉन्ग, मतलब क्रिटिक्स आर रॉन्ग। तो माओ ने फिर स्कूल्स भी बंद करा दिया, स्कूल्स और फैक्ट्रीज़ वगैरह सब बंद करा दिया माओ ने। स्कूल्स बंद इसलिए करा दिया क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली स्कूल जाना प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते, उन्हें बहुत बोरिंग लगती है या दे डोंट लाइक इट, तो वो बंद ही करा दिया। तो अब जो स्टूडेंट्स थे वो पूरे कंट्री में इधर उधर जाके प्रोपागेट कर रहे थे माओ के आइडियोलॉजीज और व्यूज़ को, और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए। तो कोई भी अगर माओ की पॉलिसीज़, माओ के आइडियोलॉजीज़ को क्रिटिसाइज़ करता था तो वो उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने, स्टूडेंट्स ने, जिसकी वजह से काफ़ी क्योस हो गया पूरे कंट्री में, काफ़ी मारधाड़ होने लगी और एक सिविल वॉर की तरह पूरा सिचुएशन हो गया। ऐसा कि अब कभी भी जंग छिड़ सकती है लोगों में ही, आपस में लोगों को आपस में जंग छिड़ सकती है लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि फिज़िकली अटैक शुरू हो गया था स्टूडेंट्स की तरफ से। तो उसके बाद इवेंचुअली 1969 में माओ को खुद ही 1967 में माओ को आर्मी को बुलाना पड़ा ताकि ये जो रेड गार्ड्स जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे उनको वो अरेस्ट करे और काफ़ी लोग एग्जीक्यूट भी हो गए, बिकॉज उन्होंने काफ़ी एक्सेस क्राइम किया था, तो वो काफ़ी लोग मरे, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए, तो काफ़ी ऐसा डिसरप्ट हो गया था पूरा कंट्री एक तरह से। फिर 1969 अप्रैल में एट द पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कल्चरल रेवोल्यूशन है उसको एंड किया गया, और इन सारी चीज़ों की वजह से जो चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो एक काइंड ऑफ स्टैगनेंट हो गई थी 10 साल तक, ठीक है, बाय 10 years। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माओ जेडोंग की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या थी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माओ जेडोंग वाज ग्रेट इन द चाइनीज हिस्ट्री, ठीक है। स्कैटर्ड चाइना बिकेम यूनाइटेड बाय हिज एफर्ट्स। ऑब्वियसली चाइना जो बिल्कुल स्कैटर्ड हो गई थी वो पूरा उसके यूनिफाई किसने किया, माओ जेडोंग ने किया। जो फेमस रेड आर्मी ऑफ चाइना थी वो माओ की ही क्रिएशन थी, रेड आर्मी, ठीक है। उसका जो 5 year पॉलिसी था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी था, उसने चाइना को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्टेबल किया। फिर रशियन पॉलिसी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट या ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, विच वॉज लाइक अ वेरी स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ माओ जेडोंग, एंड
क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रशियन पॉलिसी को ब्लाइंडली एकदम कॉपी पेस्ट करेगा तो वो चाइनीज़ पीपल को हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली रशिया का पूरा कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइना. You cannot blindly follow that, right? Hence, Mao decided to implement communist ideal according to the need of China and became very successful. तो कम्युनिज्म उसने लिया माओ ने, ठीक है. रशिया में भी कम्युनिज्म ही फॉलो होता था, बट जो भी रिक्वायरमेंट और नीड थी चाइना की, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को मोल्ड किया और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए, ठीक है. तो उन माओ के एफर्ट्स की वजह से ही चाइना जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक पावरफुल कंट्री बन पाई, ठीक है. सो दिस वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माओ जेडोंग. तो अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ माओ जेडोंग आता है तो आई वुड टेल यू ऑल कि आप जब ये सारी कुछ मेंशन कर रहे हो, अगर 8 मार्क्स के लिए आते हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज इसके पहले मैंने सारे टॉपिक्स जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड, 5 ईयर प्लान, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, इट बी रियली हेल्पफुल. एंड या, with that I would like to end today's video. I hope you find it interesting and thought provoking. If you do like it, please like, share, subscribe, and do write in the comments below what are the next chapters or the next subject you would like me to make a video on. I'll actually do a poll for this because I think exams are approaching and I only need to make videos on topics which you need at this point of time. So I'll do a poll for that. Anyways, you can also write down in the comments below. Seeing that, I'll make a poll. With that, happy reading and good luck for your exams. Prepare well, study well. Thank you.